वजीर आला केसीआर ने आज मुनुगुडु में एक अवामी जलसे में हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि वो अवाम की हिम्मत और भरोसे पर ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और अगर वो कमज़ोर पड़ गए तो मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। केसीआर ने अवाम से कहा कि वो इंतखाबात से ना घबराएं बल्कि ये जान ले कि ज़िमनी इंतखाब भलाई के लिए हैं। केसीआर ने बीजेपी को बेदखल करने के लिए सभी को मुत्तहिद हो जाने पर जोर दिया और सवाल किया है कि क्या बीजेपी ने 8 सालों में एक भी अच्छा काम किया है। मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना तनकीद बनाते हुए केसीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम का भला नहीं कर रही है बल्कि सरकारी इदारों को बेच रही है, भत्ताखोरों और बैंक को लूटने वाले अफराद को बाइख्तियार बना रही है। केसीआर ने याद दिलाया कि टीआरएस हुकूमत ने 24 घंटे बरखी फराहम करने के वादे को पूरा किया है और तमाम तबकों की हिमायत करते हुए रियासत को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर इक़दाम किए जा रहे हैं। केसीआर का कहना है कि सरमायादाराना हुकूमत को बाहर निकालने से ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने टीआरएस की तायद करने वाली जमातों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मुस्तकबिल में भी सीपीआई, सीपीएम और टीआरएस मिलकर मुकाबला करेंगे। బంధు పెడతారు ఒక కరెంట్ మీటర్ కాదు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు రద్దయితాయి. ఎందుకు ఇత్తనరా మా గుజరాత్లో 600 ఇత్తనం మాకు ఎత్తలేరా ఓటు మీరు ఫుజూలు చేస్తాను పైసలని నేను మాట్లాడతారు. ఇదే జగదీష్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి 2000 ఉండన్నా 600 ఉండన్నా పెన్షన్ వినబడతలేదు. ఎంత ఉండాలమ్మా అన్న, ఎంత ఉండాలి పెన్షన్? మరి 600 బీజేపీకి ఇద్దామా 2000 టీఆర్ఎస్కి ఇద్దామా ఓటు? టీఆర్ఎస్ గెలుపులో ఇవాళ పోటీ చేసేది ఒక్క టీఆర్ఎస్ కాదు, ప్రగతిశీల శక్తులం ఏకమైనం. సిపిఐ కూడా మనతో కలిసి వచ్చింది, నేడో రేపో సిపిఎం కూడా మనతో కలిసి రాబోతా ఉంది. అందరం ఏకమైతున్నాం. ఇంకా మిగతా ఎవరుంటే కూడా కూడదీసి బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోదాం. ఇక ఇందులో కొన్ని గడబళ్ళు ఉంటాయి. కరెంటు మీటర్లకు, రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు, మన వడ్లు కొననందుకు, మన కరెంటు బంద్ చేస్తామంటున్నందుకు, మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు దెబ్బ కొడితే నసాలానికి అంటాలే. स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के पेश नज़र शो के मुकाम शिल्पा वेदिका में पुलिस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया है। माधापुर डीसीपी शिल्पा वली ने बताया है कि सुबह से ही शिल्पा वेदिका के अतराफ व अकनाफ पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शो के दौरान शिल्पा वेदिका के अंदर और बाहर तकरीबन 500 पुलिस एहलकार मौजूद रहेंगे ताकि बीजेपी लीडरान किसी भी किस्म की हंगामा आराई न कर सकें। बुक माई शो के लिए टिकट फरोख्त किए जा चुके हैं और टिकट लेने वाले अफराद को ही अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर बीजेपी बजरंग दल ने मुतनाज़ा बयानात दिए हैं और हंगामा आराई का इंतबाह दिया है। ताहम पुलिस ने एहतियाती तौर पर रुकन असम्बली राजा सिंह को कल यानी 19 अगस्त को ही अपनी तहवील में ले लिया है और शो के मुकाम पर पुलिस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया है ताकि बीजेपी या बजरंग दल के अरकान किसी भी किस्म की हंगामा आराई न कर सकें। वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा है कि अगर आईटी सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कंपनियों के क़याम के लिए इजाज़त देने में ताख़ीर की तो उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने नॉलेज सिटी के टी हब में मुनक़िद डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पिछले 8 सालों में रियासत तेलंगाना की तरक्की को तफसीली तौर पर बयान किया है। केटीआर ने बताया है कि साल 2014 में जीएसडीपी 5.6 लाख करोड़ थी, जो इस साल 2022 में बढ़कर 11.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना 3I के साथ तरक्की कर रही है। मुख्तसर अरसे में तेलंगाना में जो तरक्की हुई है वो नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के तमाम शोबे तरक्की में सरे फहरिस्त हैं। रियासत ने ज़रई, आईटी और सनअती शोबों में तेज़ी से तरक्की की है और इन शोबों में तरक्की का सिलसिला अभी भी जारी है। रियासत के 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पाम की काश्त हो रही है। फार्मास्यूटिकल हब, बायो साइंस हब के तौर पर तेलंगाना तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। केटीआर ने बताया कि एरोस्पेस शोबे ने भी गैर मामूली तरक्की हासिल की है और अमरीकी सदर की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर के चंद पुर्जे यहाँ तैयार हो रहे हैं।
KTR نے بتایا کہ گوگل، ایمیزون، مائیکروسافٹ، موٹا جیسی کمپنیوں نے امریکہ کے بعد اپنا دوسرا برانچ شہر حیدرآباد میں قائم کیا ہے۔ So why Telangana? Why should anybody look at us? When I said innovation, infrastructure, and inclusive growth, that is not mere lip service. We take our words very seriously. We have innovated not just in terms of creating an infrastructure like T-Hub, which is the world's largest technology incubator. We have also innovated in our policy making. That's why Telangana today, because of a new legislation called as the TS-IPASS, which stands for the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System, like the Easy Pass in the US, which you navigate through easily. We have created a similar facility here, and we have conferred upon the investor, the prospective investor, a right to self-certify themselves. You may have heard of right to information. You may have also heard of right to education. But in Telangana, we have conferred upon the investors a right to self-certify themselves. Now, what do I mean? What I mean is, if you are an investor, a foreign or Indian, doesn't matter, you have a piece of land and you want to start construction, you actually do not need any clearance from Government of Telangana. You don't need a permission from the municipality. You don't need a permission from the Gram Panchayat. No permission needed. And this is backed by legislation. You can hit the ground running. You can start construction of your factory on day one. Only for regulatory purposes, we request that you submit an application online on the TS-IPASS portal, because we need to know who's doing business in my state. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے منوگوڈو بائی پول میں TRS پارٹی کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ CPI ریاستی سیکرٹری چاڈا وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ CM KCR ترقی پسند سیاست کے پابند ہے اور مستقبل میں بھی CPI TRS کے ساتھ کام کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پلا وینکٹ ریڈی پارٹی کی جانب سے منوگوڈو میں منعقد KCR کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وینکٹ ریڈی کا کہنا ہے کہ سیاسی حالات کے مطابق CPI نے BJP کو شکست دینے کے لیے TRS پارٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چاڈا وینکٹ ریڈی کا کہنا ہے کہ مختلف سیاست اور انتخابی چالوں کی موجودہ صورتحال کے درمیان CPI منوگوڈو حلقے میں تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاڈا وینکٹ ریڈی نے مرکزی حکومت پر ریاست کی تقسیم کے موقع پر کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ BJP کو ضمنی انتخابات میں ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ BJP ریاستی امور کے انچارج ترون چگ نے کہا ہے کہ CM KCR اور TRS لیڈرز BJP سے خوفزدہ ہیں۔ BJP لیڈر کا خیال ہے کہ منوگوڈو ضمنی انتخاب تلنگانہ کی سیاست کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ CM KCR اور TRS لیڈران BJP کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اجلاس سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کو ان کے فارم ہاؤس سے باہر لا کر BJP نے اخلاقی طور پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کل یعنی اتوار کے روز منوگوڈو میں منعقد ہونے والی BJP کی سمارا بھیری سبھا کو کامیاب بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں اور طلباء سے کہا ہے کہ وہ اس اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ ترون چگ نے کہا ہے کہ عوام TRS حکومت کی 8 سالہ بد انتظامی سے ناراض ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ BJP TRS کی غداری کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ BJP خاندانی راج کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو تمام طبقات کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ قطب شاہی مسجد کے ڈاکٹر محمد احسان بن عبداللہ حمومی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکنڈ اوپینین لیگل سیل سے متعلق بتایا ہے، جو کہ خطیب شاہی مسجد کی زیر نگرانی علماء اکرام اور ہائی کورٹ کے وکلاء کے تعاون سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کا بنیادی مقصد پولیس اور عدالت کے بغیر اسلامی اسکالرز اور ایڈوکیٹس کی موجودگی میں معاملات حل کرنا ہے، اور سیکنڈ اوپینین لیگل سیل تمام معاملات کو اچھی طرح سے حل کرنے کی تمام تر کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندانی معاملات حل کرنے میں لیگل سیل کامیاب ہو رہا ہے۔ سیکنڈ اوپینین لیگل سیل صدر ڈاکٹر محمد احسان بن عبداللہ حمومی نے مسلمان برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھریلو مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حل کریں، یا پھر ہر ہفتے کو بعد نماز ظہر تا نماز عصر کے درمیان شاہی مسجد میں سیکنڈ اوپینین
लीगल सेल में आए। वहाँ पे जो है ना, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, वो मुफ्ती साहब जो है ना उसका जवाब दे देंगे। वो जो जवाब है मुफ्ती साहब का, एक्चुअली वो एक जजमेंट है, डिक्री है एक मानो, उसका इम्प्लीमेंट करना हर मुसलमान पे लाजिम है, ज़रूरी है, उसका एहतराम करें। जिस तरह से अगर हमारी अदालत कोई आर्डर इशू कर दे तो हम कैसे उसका एहतराम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, कंटेम्प्ट का डर है हमको। इसी तरह अगर कोई मुफ्ती साहब एक फ़ैसला सुना दें तो उसको मानना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं अपना मसला मुफ्ती साहब के सामने पेश करूं और मुफ्ती साहब उसका जवाब दे दें, तो जब ये मसला मेरे भाई को मैं बता दूं तो मेरे भाई की ज़िम्मेदारी है कि जो है ना सही है, इसको मैं मान लूं और उस पर एक्ट करूं, इसको इम्प्लीमेंट करूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मियाँ बीवी दोनों ख़ानदान की जानिब से एक एक को अपना सालिस मुकर्रर कर लो, अगर नहीं है तो किसी तीसरे को अपना सालिस बना लो। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुक़द्दमात जो मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात के, ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात के हैं, उसमें 90% इख्तिलाफ़ात अगर कोई मुनासिब सालिसी करे, कोई सालिस बनकर आ जाए, कोई मामला फहमी वाला अगर कोई आ जाता है, तो 90% मामलात अदालत को और पुलिस और कोर्ट कचहरी को जाने से पहले ही रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम शाही मस्जिद बाक़यामा में अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ़्ता बाद नमाज ज़ोहर तअसर शहर के मुमताज़ वकला हज़रात यानी माहिरीन क़ानून के साथ मैं भी हाज़िर होता हूँ, उलमा भी मौजूद होते हैं। इसमें आपसी इख्तिलाफ़ात, शादी के बाद मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ़ात जो हो जाते हैं वो, या सिविल मैटर्स में भाई भाई के इख्तिलाफ़ात, जायदाद के इख्तिलाफ़ात, प्रॉपर्टी के इख्तिलाफ़ात, इसकी वजह से मुसलमान बिखर रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं। एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बैठकर दोनों अपने दिल की बात कह लें और उनको सही तौर पर काउंसलिंग करने के बाद वो बात में मुतमईन हो जाए। या ऐसी जगह फराहम होनी चाहिए हमारी अपनी कम्युनिटी में। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बिल्किस बानो केस के सजा याफ्ता 11 मुजरिमीन को रिहा कर देने का मामले का नोट लेने और मुजरिमीन को दोबारा जेल भेजने के अहकाम जारी करने का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना कबूल पाशा शुतारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी व दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल का अवाम जश्न मना रहे थे। अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा मुहिम जारी थी। वज़ीर आला लाल किले से औरत की समाज में इज्जत व तौक़ीर का दर्स दे रहे थे, लेकिन इस दौरान गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने एक औरत के सारे ख़ानदान को ख़त्म करने और इज्तिमाई असमत रेज़ी के मुजरिमीन को जेल से रिहा करते हुए ये पैगाम दिया कि मुल्क की आज़ादी की ये सालगिरह दरिंदे मुजरिमीन के लिए तोहफ़ा है। बिल्किस बानो की फोरम ने हौसला अफजाई और सताइश की है और दरिंदा सिफत मुजरिमीन की रिहाई से उन पर और उनके अफराद ख़ानदान पर पड़ने वाले असरात से चीफ जस्टिस को आगाह करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने बिल्किस बानो असमत दरी के 11 मुजरिमीन की रिहाई पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरात हुकूमत ने मुजरिमीन को रिहा किया है। अमजदुल्ला खान का कहना है कि हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत के क़याम के बाद से ही तमाम मुजरिमीन को बाइज्जत रिहा कर दिया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का हवाला देते हुए रेपिस्ट को रिहा करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुजरिमीन को रिहा कर देने के इक़दाम से ये वाज़ेह होता है कि बीजेपी ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं करती। उन्होंने तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR और MLC के कविता की जानिब से बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई पर दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पेश आए असमत दरी के मुजरिमीन को सज़ा दिलवाने में TRS हुकूमत नाकाम रही है और महज बीजेपी को निशाना तनकीद बनाने, मुसलमानों की हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए TRS कायदीन इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने आलेर एनकाउंटर, मक्का मस्जिद बम धमाका व दीगर वाक़यात में TRS हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात ना करने पर सवाल उठाए हैं। के दिन जो है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है जिसके अंदर
11 लोग जो सजायाफ्ता थे मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से जिनको सज़ा दी गई थी बिल्किस बानो रेप एंड मर्डर केस में उनको जो है बरी किया गया, रेमिशन दिया गया। तो मैं थोड़ा बिल्किस बानो केस क्या है उसके बारे में आप लोगों को बतलाता चलूँ कि गुजरात जब राइट्स हो रहे थे 2000 गुजरात राइट्स में, तो 2002 गुजरात राइट्स में एक मुकाम रंदिकपुर विलेज लिमाखाड़ा तालुक दाहोड़ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में एक घर पर हमला किया गया। बिल्किस बानो नामी एक ख़वातीन जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उस पर हमला करके उसका रेप किया गया और उसके अफराद ख़ानदान को 7 लोगों को मार दिया गया। तो पहले तो गुजरात पुलिस में कंप्लेंट किया गया, जब इसका कोई वाक़या तहक़ीक़ात नहीं की जा रही थी तो ये केस सीबीआई को दिया गया। तो गुजरात के कोर्ट में लोग आकर विटनेस देने के लिए डर रहे थे। ये केस जो है महाराष्ट्र को शिफ्ट किया गया, मुंबई की सीबीआई अदालत में ये केस चल रहा था। तो जनवरी 21, 2008 को जो है मुंबई में जो सीबीआई अदालत है फ़ैसला करते हुए 11 लोगों को उम्र कैद दिया गया और कुछ कंपनसेशन देने का वादा किया गया। तो बिल्किस बानो जो है वो कंपनसेशन लेने से इनकार किए, उनके अफराद ख़ानदान। फिर ये केस जो है और मज़ीद चलने के बाद में मुंबई हाई कोर्ट 2017 मई में मुंबई हाई कोर्ट में जो है ये 11 लोगों के ख़िलाफ़ में कुछ को फांसी की सज़ा दी गई, कुछ को जो है कन्विक्ट बनाया गया। फिर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना देना गुजरात हाई कोर्ट बिल्किस बानो की फैमिली को, और आपके जो है ये 11 कन्विक्ट को सज़ा उम्र कैद की सज़ा दिया गया, जो जसवंत भाई नाई, गोविंद हाय नाई, नरेश कुमार मुर्दिगा, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोश, केसर भाई वहारिया, प्रदीप वहारिया, बागबान वहारिया, राजू भाई सोनू और मुख्तलिफ नामे हैं। तो अब पहले तो ये जो गुजरात की गवर्नमेंट ये जो इंडिपेंडेंस डे के दिन गुड ब्राह्मण्स बोल के शरीफ लोग हैं बोल के इनको जेल से रिहा कर दिया गया। उम्र कैद के मायने नहीं ताहयात जेल में रहना था इनको, सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन करते हुए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी उमर जलील ने बाग अंबरपेट नारायणा कॉलेज के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि टीसी के हुसूल के लिए आने वाले तालिब इल्म साए नारायणा के वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमर जलील का कहना है कि किसी भी कॉलेज के इंतज़ामिया को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो तलबा को असनादात ना दें। उन्होंने फ़ीस के लिए हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उमर जलील ने तलबा को बहादुर बनने का मशवरा दिया है और फ़ीस के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी होने पर उनसे रास्त तौर पर शिकायत करने के लिए कहा है। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी ने मुतनबा किया है कि हुकूमती क़वायद के मुताबिक फ़ीस वसूल की जाएगी तो मुताल्लिक़ा कॉलेज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रमनतपुर के साइड नारायणा नामी तालिब इल्म ने पिछले साल अंबरपेट नारायणा कॉलेज से इंटर मुकम्मिल किया था और टीसी हासिल करने के लिए वो कॉलेज के चक्कर लगा रहा था। ताहम कॉलेज इंतज़ामिया ने बकाया फ़ीस अदा करने पर ही टीसी देने की बात कही थी। शेर हैदराबाद में एक होटल की बिरयानी खाने के बाद 13 साला लड़का फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक एक 13 साला लड़का मुबैना तौर पर लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े एक होटल से खरीदी गई बिरयानी खाने के बाद फौत हो गया। ये वाक़या जुमा को सामने आया है। पुलिस के मुताबिक खैरताबाद के रहने वाले एक खानदान ने सूर्यापेट से वापसी पर 13 अगस्त को लकड़ी के पुल की होटल से बिरयानी खरीदी और अपने घर जाकर रात का खाना खाया, जिसके बाद लड़का अगली दोपहर तक नहीं उठा। सैफाबाद पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद लड़का मुर्दा पाया गया। लड़के के वालिद और बहन की तबीयत भी नासाज बताई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लड़के की मौत के बाद अहले खाना ने सैफाबाद पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन का आगाज किया है और बिरयानी को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। लड़के के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है।
बशीराबाद पुलिस हदूद में वाक़ बंधन फंक्शन हॉल में आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि मुकामी अफराद ने बंधन फंक्शन हॉल में आग लगने की इतला महकमा फायर और पुलिस को दी, जिसके बाद फायर इंजन अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। SHO बशीराबाद ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की हैं। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। बशीराबाद पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। मेलार देवपल्ली पुलिस हदूद आराम घर चौराहे पर वाक़े एक पान शॉप के मालिक पर कातिलाना हमला किया गया है। बताया गया है कि शास्त्रीपुरम इलाके के रहने वाले ख्वाजा पाशा नामी शख्स पर, जो कि पान शॉप चलाते हैं, कुछ अफराद ने पुरानी दुश्मनी के सबब तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में ख्वाजा पाशा को शदीद चोटें आई हैं और वो उस्मानिया अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ख्वाजा पाशा ने बताया कि वो एक रॉडी शीटर थे, ताहम पुलिस ने उन्हें एक मौका दिया था कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ख्वाजा पाशा ने इस हमले की तफसीलात बताते हुए पुलिस से उनकी मदद करने की दरख्वास्त की है। तहरीक मुस्लिम शबान की जानिब से एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया है। इस इजलास में तहरीक मुस्लिम शबान व दीगर तंजीमों ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने के मुतालबात और पुलिस की जानिब से PFI मेंबरान व दीगर को हरासा किए जाने और उन पर मुकदमात दर्ज किए जाने के वाक़यात पर तबादला ख्याल किया है। सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक मलिक ने मुल्क भर में PFI मेंबरान के साथ की जा रही कार्रवाइयों पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने RSS पर शदीद नुक्ताचीनी की है। मुश्ताक मलिक ने सावरकर को मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल करने पर बरहमी का इजहार करते हुए सावरकर को मुल्क का गद्दार करार दिया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने दरगाह अजमेर शरीफ में ज़ायरीन पर लगाई गई पाबंदियों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले अफराद को काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जाता रहा है और उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं और अब ये ज़्यादतियाँ और हरासानियाँ वीडियोज़ के ज़रिए मंजर आम पर आ रही हैं, तो अंजुमन खुदाम बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अंजुमन खुदाम में ज़ायरीन की जानिब से दरगाह में तस्वीर कशी पर पाबंदी लगा दी है, जो कि एक गलत इक़दाम है। सदर सूफी उलमा कौंसिल ने अंजुमन खुदाम से इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है और उन्होंने बारगाह में जबरन रकम की वसूली को भी बंद कर देने पर जोर दिया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सदर ने मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से इन मसाइल की यकसुई के लिए रुजू होने की बात कही है। किया तो उनका जवाब ये था कि हम न सिर्फ ज़ायरीन बल्कि हम खुद्दाम को भी मना कर दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि खुद्दाम जो 24 घंटे वहाँ पर रहने वाले हैं, वो वीडियो और फ़ोटो उतारने का उनका कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर दरे पर्दा ज़ायरीन के जो है ना को यहाँ पर जो ना पाबंद करना है, यानी ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी ज़्यादतियाँ तो इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन अब हम तुमको यहाँ पर इस तरह मुखय्यद कर देते हैं कि हमारी हरकत को तुम बाहर नहीं ला सकते। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद में तुम जो है ना हमारे जुल्म का शिकार होते रहना है, ये पैगाम हमको दिया गया है। तो मैं ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से मैं अंजुमन खुद्दाम से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आपका ये जालिमाना ऐलान फौरी वापस लिया जाए और बारगाह में जो जबरन रसूमात वसूल की जाती है और ये भी कहा जाता है कि दुआ हम करेंगे, यानी किसी ज़ायर को अपने दिल से खड़े होकर वहाँ पर दुआ करने का भी इख्तियार नहीं है। यानी दुनिया की तारीख़ में यहाँ पर ऐसा कोई मुकाम नहीं मिलेगा जो ज़ायर वहाँ पर जाने के बाद उनका मोहताज रहे। अरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आज़ादाना तौर पर दुआ कर सकता है। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की बारगाह में वो आज़ादाना तौर पर दुआ कर सकता है। मौला कायनात की बारगाह में दुआ कर सकता है, मौला हुसैन की बारगाह में दुआ कर सकता है। तो फिर मैं ये अंजुमन खुद्दाम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस खेत की मूली हैं और आपको किसने हक दिया कि ज़ाहिर के जो ना बुनियादी हक को जो ना सल्ब कर ले और आप ये मजबूर करें कि वो दुआ करे और आप दुआ ना करें। तो यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज ने
तमाम ज़ायरीन की दिली पुकार को सुन लिया है और ये बात जो है ना तमाम दुनिया के सामने मंजर आम पर आ चुकी है। बात यहाँ पर यानी ज़ियारत के वक्त रसूमात को वसूल करना नहीं है, बल्कि ये भी बात जो ना सामने आई है कि फूल की दुकान से लेकर चादर वाले से लेकर और होटल के रूम में भी जब इनकी जानिब से जब रूम बुक कराया जाता है तो उसमें भी इनका जो ना परसेंटेज इनका कमीशन होता है। और हत्ता कि हवाई जहाज़ और ट्रेन के टिकट बुक कराने में भी इनके लोग वहाँ पर है और वो भी जो ना इसमें भी वो लोग जो ना कमीशन हासिल करते हैं। और यहाँ पर ताज्जुब की बात ये है कि 4,000 4,500 कमों पे जो खादिमीन है वो उनकी। हुमायूं नगर पुलिस हदूद में वाक़ खानगी कॉलेज के तलबा की जानिब से थिएटर में तोड़फोड़ और गुंडागर्दी का वाक़या सामने आया है। बताया गया है कि शहर के मशहूर खानगी कॉलेज के तलबा को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिल्म गांधी की नुमाइश के लिए प्रिया थिएटर ले जाया गया था। ताहम तलबा ने फिल्म देखने के दौरान थिएटर में हंगामा मचा दिया और वहां पर तोड़फोड़ की। थिएटर इंतज़ामिया ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 13,272 केसेस दर्ज किए गए हैं और मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 4,43,27,890 हो गई है। महकमा वज़ारत सेहत के मुताबिक एक्टिव केसों की तादाद कम होकर 1,01,166 हो गई है। कोरोना की वजह से 36 अमवात के बाद अमवात की कुल तादाद 5,27,279 दर्ज की गई है। 36 अमवात में से 6 अमवात केरला में हुई हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक सेहतयाबी की शरह 98.5% है, जबकि बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,36,99,435 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 209 करोड़ से ज़ायद हो गई है।